नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हो कि मेरा नाम पंडित राजेश आचार्य जी है और आज मैं आपकी ज्योतिष की कक्षा 3 लेने वाला हूं। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको ग्रहों की गणना के बारे में बता चुका हूं और आज हम ग्रहों की स्वराशि उच्च एवं नीच राशियों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती हैं। शुरुआती जो वीडियोज़ हैं वो थोड़ी बोरिंग हो सकती हैं और आपको थोड़ा देखने में परेशानी हो सकती है। तो कोशिश ऐसी करना कि आप सारी वीडियो देखते हुए चलो। मैं प्रत्येक चीज़ को क्रम से बढ़ाऊँगा और मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको कम समय में ज़्यादा सिखाने की चेष्टा करूँगा। प्रारंभ की वीडियो में ये जो स्वराशियाँ होती हैं, उच्च राशि, नीच राशियाँ होती हैं, ये राशियाँ आपको उँगली पे अंकित होनी चाहिए। ये आपको बिना देखे याद होनी चाहिए, इसलिए मैं प्रत्येक चीज़ की एक अलग वीडियो बना रहा हूँ। अगर ये आपको अंकित यानी ये आपको याद नहीं होंगी तो कुंडली जैसे बड़े प्रक्रम तक आप नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए मैं आपको ये वीडियोस में एक एक चीज बड़ी बारीकी से समझा रहा हूं। आप मेरे साथ बने रहिए और मैं जो लिखा है ना ज्योतिष के बादशाह, मैं आपको प्रत्येक चीज के अनुसार ज्योतिष का बादशाह बना के रहूंगा। तो मेरे भाव के अनुसार आप इन चीजों को सीखिए और प्रत्येक चीज को बारीकी से सीखते हुए चलिए। तो आज प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। तो ये मैं मिटा देता हूं। जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बोला कि सबसे पहले गणेश भगवान का नाम लेना, उच्चारण करना सर्वोपरि। परमात्मा के नाम के अनुसार आपको ये चीज़ें प्रारंभ करनी है। तो मैंने पहले से गणेश श्री गणेशाय नमः परमात्मा का नाम लिख दिया है। तो आप नहीं डालना, बस परमात्मा का नाम उच्चारण कर लेना। आपने सबसे पहले जो नोटबुक में लिख लिया है उसको ही अंकित रखना। ठीक है बच्चों, तो आइए प्रारंभ करते हैं ग्रहों की गणनाओं के रूप में। तो सबसे पहले आपको पता है कि हमारा सबसे पहला ग्रह कौन सा होता है, वो होता है सूर्य। सूर्य। तो दोस्तों सबसे पहले आप एक प्रक्रिया बनाइए, अपनी नोटबुक साथ रखना। अपनी नोटबुक में एक डायग्राम मतलब एक लाइनों के अनुसार बनाइए। उसमें क्या लिखिए, सबसे पहले यहाँ डालिए ग्रह, अपनी सबसे ऊपर यहाँ डालिए ग्रह। जैसे जैसे मैं करता जाऊं वैसा वैसा आप करते जाइए। यहाँ डालिए स्वराशि, स्वराशि। यहाँ डालिए नीच राशि, नहीं उच्च राशि। यहाँ डालिए उच्च राशि, उच्च राशि, उच्च राशि। यहाँ डालिए नीच राशि, नीच राशि। और यहाँ डालिए अंश, ये अंश यहाँ डालिए। अंश ये उच्च राशि के भी अंश है, ये नीच राशि, दोनों के अंश हैं। ये मैं आपको समझाता हुआ चलता हूँ, आप प्रक्रिया रखिए। तो ग्रहों की गणना, सबसे पहले कौन सा ग्रह आता है हमारा, सूर्य। फिर आता है हमारा चंद्र। फिर आता है हमारा मंगल। मंगल के बाद आता है हमारा बुध। बुध के बाद आता है हमारा गुरु। गुरु के बाद आता है हमारा शुक्र। शुक्र के बाद आता है हमारा शनि। शनि के बाद आता है हमारा राहु। राहु के बाद आता है हमारा केतु। तो ये नवग्रहों का प्रक्रम मैंने आपके सामने ये नवग्रह लिख दिए हैं। ये हमारे 9 प्रकार के ग्रह होते हैं, इनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हो। तो ये हमारे मुख्य 9 ग्रह होते हैं। अब इनकी स्वराशियों के बारे में जानते हैं। तो सूर्य की स्वराशि आपको पता ही है, कौन सी है, सिंह। तो सूर्य की स्वराशि सिंह, तो यहाँ सिंह लिख देंगे। आप अपनी कॉपी पे ऐसे लिखते चलिए सिंह, फिर मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। चंद्र की स्वराशि होती है कर्क, आपको पता ही है, कर्क। मंगल की स्वराशियां 2 होती हैं, कौन कौन सी, एक होती है मेष, एक होती है वृश्चिक। मैं आपको बता चुका हूं, आप एक बार नोट कर लीजिए, वृश्चिक। बुध की स्वराशियां 2 होती हैं, आपको पता है। सबसे पहले मिथुन, क्योंकि 2 बुद्धि का प्रक्रम है, मिथुन। और दूसरी होती है कन्या। गुरु की स्वराशियां वो भी 2 होती हैं। सबसे पहले कौन सी होती है, धनु, धन मतलब धनु। और दूसरी होती है मीन, आपको मैं बता चुका हूं। शुक्र की 2 स्वराशियां, सबसे पहले होती है वृष या वृषभ और दूसरी होती है तुला, तराजू के अनुसार।
शनि की भी 200 राशियां होती है। कौन कौन सी? एक होती है मकर सबसे पहले, एक होती है कुंभ, मकर और कुंभ। राहु की स्वराशि नहीं होती और केतु की भी स्वराशि नहीं होती। कुछ विद्वान इनकी स्वराशियां प्रक्रम में ले लेते हैं। मतलब कहा जाता है जो राहु और जो केतु ग्रह होता है ये सहचर फल देते हैं। सहचर मतलब जिस राशि के साथ बैठते हैं वो वैसा ही स्वभाव के अनुसार फल देते हैं। जैसे राशियों के जो स्वभाव होते हैं, मैं आपको राशि के टॉपिक पर भी बहुत कुछ बताऊंगा। राशियों के प्रक्रम में राहु बोला जाता है कि जैसा ये सहचर मतलब जैसा सामने वाले के साथ बैठते हैं वैसे ही प्रकार का ये फल देते हैं राहु और केतु। तो इनकी स्वराशियां नहीं होती। तो आप ऐसे करके नोट कर लीजिए। अब नोट करने के बाद हम उच्च राशियों की ओर चलते हैं। तो मैं ये बीच में से खींच देता हूं जिससे आपको पता चल जाएगा। उच्च राशि, तो सबसे पहले आती है उच्च राशि। तो जो सूर्य की जो उच्च राशि होती है वो होती है मेष, यानी कि सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है। मेष राशि में ये सूर्य की उच्च राशि है। किसी कुंडली में सूर्य अगर मेष राशि का होता है तो वह उच्चतम कोटि का फल देता है। ये सूर्य की मेष राशि। अब नीच राशि कौन सी होती है सूर्य की? तो आप एक क्रम जानिए। क्रम क्या जानिए कि जिस राशि में ग्रह उच्च का होता है उससे +6 कर दीजिए। ये ज्योतिष का प्रक्रम जानिए कि जिस राशि में ग्रह उच्च का होता है उससे +6 करने पर जो राशि बनेगी उसी में वह नीच का हो जाएगा, उसी में वह नीच का हो जाएगा। पहली अवधारणा से सीखा आपने, क्या सीखा कि मेष 1 नंबर पर राशि आती है और 1 में +6 कर दोगे तो 6 मतलब यानी 7 हो गए। 7 नंबर पे हमारी तुला राशि बनती है। अगर राशियों के क्रम में देखो तो 7 नंबर पे हमारी तुला राशि बनती है। तो सूर्य मेष में उच्च का +6 मतलब तुला, तो तुला राशि में सूर्य नीच का हो जाएगा। ये हमने नीच का लिख दिया। ये आपने प्रक्रम सीखा पहला। इस प्रक्रम को सीखिए जिससे आपको राशियां याद करने में आसानी होगी। सबसे पहले आपने क्या सीखा कि सूर्य जो है मेष राशि में उच्च का है, उसमें +6 कर दो तो 7 बनता है। 7वें नंबर की राशि तुला होती है तो सूर्य तुला राशि में नीच का हो जाएगा। दूसरी जो याद करने का तरीका, पहला तरीका मैंने आपको बता दिया। दूसरा तरीका क्या है कि ये हम सबसे पहले कुंडली का ये लग्न चार्ट बना लेते हैं। ये हमने लग्न चार्ट बना दिया और जैसे हम ये लग्न चार्ट बनाते हैं तो इस लग्न चार्ट में 12 खाने होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इनको गिनोगे तो 12 खाने बैठेंगे लग्न चार्ट में। लग्न चार्ट के 12 खाने में अब मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं उस पर ध्यान दीजिए कि जैसे सबसे पहले स्थान पर मान के चलिए 1 नंबर की राशि है। 1 नंबर की राशि मतलब मेष राशि है। मेष राशि जो जिस घर में जो राशि होगी उसी के सामने वाले घर में, जैसे मेष राशि है, मेष राशि सूर्य जो होता है वो मेष राशि में उच्च का माना जाता है। जैसा कि आपको पता, यानी जिस राशि में जो ग्रह उच्च का होता है उसके सामने वाली राशि में वो नीच का हो जाता है। जैसे यहां से गिनोगे तो 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि यहां बैठेगी तुला, यानी कि तुला राशि में जाकर के सूर्य नीच का हो जाता है। आपको समझ में आया कि जिस घर में जो ग्रह उच्च का होता है उसके सामने वाले घर में वही ग्रह नीच का हो जाता है। ये आपने इससे सीखा। आपको ये समझ में आ गया? चलिए, जैसे अगर हम एक और चीज आपको धीरे धीरे बताएंगे, जैसे हम राशियों के प्रक्रम में जानेंगे और अभी मैं अंश आपको बताऊंगा, मैं आपको अंश भी समझाऊंगा। तो पहले आप राशियों को समझिए कि वृष, अब चंद्र, दूसरा ग्रह कौन सा आता है? चंद्र। तो चंद्रमा उच्च का होता है वृष में। ये हमारे पुराने ज्योतिषियों ने ये प्रक्रम बनाया है कि चंद्रमा जब वृष राशि में आता है तो मनुष्यों को अच्छा फल देता है, उच्च का कोटि का फल देता है वृष। अब वृष कौन से नंबर की राशि है? 2 नंबर की राशि। अब 2 में प्लस क्या करोगे? 6। मैंने आपको बोला कि +6 करनी है तो बन गए 8। और 8वें नंबर की राशि कौन सी होती है? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला और
वृश्चिक। तो 8वें नंबर की राशि कौन सी होती है? वृश्चिक। तो वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का हो गया। आया समझ में? वृश्चिक राशि में चंद्रमा क्या हो गया? नीच का हो गया। तो ये आपको समझ में आया। चलिए अब आगे का देखते हैं। अब इसको कुंडली से समझें। तो कुंडली से कैसे समझेंगे कि अब मेष यहाँ है तो वृष कहाँ आएगी? यहाँ पे 2 नंबर आएगा, यहाँ पर 2 नंबर आएगा। अब यहां से गिनिए, इसके सामने कौन सा आएगा? 1 2 3 4 5 6 और 7, ये इसके सामने आएगी बिल्कुल। जहां ये है वो के 7वें घर में, यानी कि यहाँ पर तुला और यहाँ पर वृश्चिक। वृश्चिक राशि यहाँ पे, यानी कि जिस राशि में है उसके जस्ट सामने वाले घर में जाकर के वो ग्रह नीच का हो जाता है। ऐसे ही चंद्रमा वृष राशि में उच्च का होता है और वृश्चिक राशि में जाकर के वो नीच का हो जाता है। ये आपने सीखा। यानी कि +6 करने पर जो राशि है उसके बाद जो दूसरा ग्रह, वही ग्रह उसी राशि में जाकर के नीच का हो जाता है। ये आपने जाना। चलिए अब आते हैं मंगल पर। तो जो मंगल होता है वो कौन सी राशि में उच्च का होता है? तो मंगल मकर राशि में उच्च का बताया गया है कि जब मंगल मकर राशि में आता है, मंगल जब मकर राशि में आता है तो अच्छा उच्चतम कोटि का फल देता है। और मकर राशि कौन से नंबर की राशि है? गिनिए। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर। क्या हो गया? 10 नंबर। 10 नंबर की राशि। सारी राशियां कितनी है? 12। 12 से 12 के बाद 1 शुरू हो जाता है, इतना आपको पता है। 12 राशियां, फिर 1 शुरू हो जाएगा। 10। 10 नंबर की क्या राशि? मकर राशि। अब 10 में +7 करोगे तो क्या बनेगा? 17। क्या बनेगा? 17। 17 तो राशियां होती नहीं है। राशि कितनी? 12। तो इसमें से 12 घटाओ, इसमें से 12 जाएंगे, 12 राशियां जाएंगी तो बचेगा 5। तो 5वें नंबर की जो राशि होगी वो, उसमें जो मंगल है वो नीच का हो जाएगा। तो 5वें नंबर की कौन सी राशि है? मेष, वृष, मिथुन, कर्क और सिंह। 5वें नंबर सिंह बैठ रही है तो गलत हो गया। फिर से देखते हैं, चलो प्रारंभ करते हैं। ये हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले मकर राशि देखते हैं। तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर। मकर 10 पे आता है। 10 +6 करेंगे, 6 जोड़ने की कहा था मैंने, तो क्या हो गया? 16। 12 सारी राशियां होती हैं। हाँ 17 गलत हो गया हम पे, 16। अब 16 में से 12 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 4। तो चौथे नंबर की कौन सी राशि आती है? पहले हमने 7 जोड़ दिया था, 7 में 6 जोड़ना है। तो चौथे नंबर की राशि कौन सी है? वो है हमारी कर्क। चौथे नंबर की राशि कौन सी होती है? कर्क। तो जो मंगल मकर में जो उच्च का होता है, वही मंगल कर्क राशि में जाकर के नीच का हो जाता है। ये आया आपको समझ में? कर्क राशि में जाकर के नीच का हो जाता है। अब बुध की बारी। बुध जो होता है वो कन्या राशि में उच्च का होता है, और कन्या राशि में अगर आप 6 जोड़ोगे, यानी कन्या 6 पे आती है, 6 और 6 12 हो जाते हैं। तो 12 नंबर की जो राशि होती है वो होती है मीन। और जो बुध ग्रह है वो कन्या राशि में उच्च का, और 12 रवि राशि यानी मीन राशि में जाके बुध नीच का हो जाता है। ये अब क्रम से नोट करते हुए चलिए, आप एक लाइन छोड़ छोड़ के ये नोट करते हुए चलिए। अब आता है गुरु। जो गुरु होता है वो हमारा कर्क राशि में उच्च का होता है। आपको मैं याद करने का तरीका भी बता दूंगा कि कैसे याद करना है, इसके क्रम को भी बता दूंगा, टेंशन न लीजिए। गुरु कर्क राशि में उच्च का होता है। कर्क का उल्टा यानी +6 करके निकालेंगे तो मकर राशि निकलती है, और मकर राशि में ये नीच का हो जाता है। जैसे 4 हो गए, 4 में 6 जोड़ोगे 10, 10 में राशि मकर, तो मकर राशि में नीच का हो गया। ऐसे शुक्र, शुक्र हमारा मीन राशि में उच्च का होता है। मीन मतलब 12, और 12 में हम जब हम 6 जोड़ेंगे तो 6 ही बैठेंगे, और छठी नंबर की राशि होती है हमारी कन्या। तो कन्या राशि में जाकर के शुक्र नीच का हो जाता है। अब बारी आती है शनि की। शनि जो ग्रह होता है वह तुला राशि में उच्च का होता है। तुला राशि में उच्च का होता है, और तुला से जब प्रक्रम देखेंगे तो हमारी मेष राशि बनती है। तो शनि मेष राशि में जाकर के नीच का हो जाता है। ये आपने सीखा। मेष राशि में जाकर के वो नीच का हो जाता है। अब आप प्रक्रम देखिए +6 करके, ये क्रम आपको मैंने बताया। अब बात आती है राहु की। अब बारी आती है राहु की। राहु जो ग्रह होता है वो नीच का और उच्च का नहीं होता, लेकिन कुछ
ज्योतिषी इस बात को मानते, जब इनकी स्वराशियां नहीं होती तो नीच उच्च का क्या मतलब। लेकिन कुछ ज्योतिषियों ने ये फल देखा कि राहु उच्च का भी और नीच का भी कुछ राशियों में होता है। उनमें से मुख्य 2 राशियां ली गई। जो राहु, वैसे तो राहु सहचर का फल देता है, मतलब जैसा बैठता है जिस राशि के साथ वैसा ही वह बन जाता है, वैसा ही वह फल देने लग जाता है। लेकिन जो राहु है वह 2 राशियों में मुख्य अच्छा और बुरा देखा गया। अच्छा सबसे पहले देखा गया हमारा मिथुन राशि में। राहु सबसे पहले अच्छा देखा गया मिथुन राशि में उच्च का, और धनु राशि में नीच का देखा गया। कि जब राहु मिथुन राशि में आया तो उच्चतम कोटि का फल दिया, और धनु राशि में गया तो नीचतम कोटि का फल दिया। कुछ विद्वान इसको ये मानते हैं, लेकिन मैं इतना मानता नहीं हूं। मैं मुख्य रूप से राहु की जो राशियां मानता हूं वो वृष मासी राशि में उच्च का मानता हूं और वृश्चिक राशि में नीच का मानता हूं। ये मेरा प्रक्रम है। ये मिथुन और धनु का सार मुझे अभी समझ में नहीं आया, पर मैंने बहुतों की कुंडली जब एनालाइज की, बहुतों की कुंडली जब मैंने देखी, तब मैंने एक चीज को नोटिस किया कि राहु वृष राशि में उच्च का होकर के उसको अच्छा फल दे रहा है, लेकिन मिथुन के साथ गणना मुझे इतने सहयोगी नहीं लगी। वृष और वृश्चिक को मैं मानता हूं, वृष और वृश्चिक का क्रम मुझे सही लगता है। और केतु की बारी आई तो केतु का बोला जाता है कि धनु राशि में उच्च का होता है, और धनु राशि में उच्च का, और मिथुन राशि में जाकर के वह नीच का हो जाता है। ये केतु के बारे में बोलते हैं। लेकिन मैं क्रम मानता हूं कि वृश्चिक राशि में जाकर के केतु उच्च का हो जाता है, और वृष राशि में जाकर के केतु नीच का हो जाता है। तो ये प्रक्रम आपको समझ में आए, ये मैंने आपको समझाया कि कौन सी राशि में जाकर के ग्रह कैसा हो जाता है, ये सारा आपको समझ में आ गया। चलिए अब प्रारंभ करते हैं आगे का। तो ये आपको समझ में, अब अभी आपको याद कैसे करना है। ये तो इतना बड़ा प्रक्रम है, एक एक राशि को कैसे याद करो। 100 राशियां भी याद करनी है, ये राशियां भी याद करनी है, ये आपको कैसे याद होंगी, टफ है। चलिए प्रारंभ करते हैं। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे याद करनी, अब आपको उच्च और नीच राशि बताते हैं कि कैसे करके आप याद करोगे। उसका तरीका ये है कि सबसे पहले आपको ये राशियों के क्रम देख लेने। कहां तक? ये आपको राशियों के क्रम देखने यहां तक राशियों के क्रम को याद कर लीजिए। नहीं, यहां तक नहीं, ज्यादा नीचे आ गए। आप एक काम करिए, राशियों के क्रम को आप यहां तक याद कर लीजिए। इन राशियों को याद कर लो बस, बाकी राशियां आपको अपने आप याद हो जाएंगी। कैसे? वो ऐसे कि जब आप सूर्य की मेष और तुला देखोगे तो वही राशि शनि की उसकी अपोजिट है। ध्यान दीजिए, ये ओपोजिट है, यानी उल्टी है, ओपोजिट है। क्या है? अपोजिट, मतलब उल्टी। जो राशि सूर्य जो मेष राशि में उच्च का है वही शनि मेष राशि में नीच का हो गया, और जो सूर्य तुला राशि में नीच का है वही शनि तुला राशि में उच्च का हो गया। ये अपोजिट राशि। ऐसे ही चंद्र, ये वृष और वृश्चिक को अगर आप ये सिंपल है, याद रखनी पड़ेगी। वृष राशि में उच्च का, वृश्चिक राशि में नीच का, ये चंद्रमा का क्रम है। ऐसे ही मंगल जो मकर राशि में उच्च का है तो उससे एक छोड़ के, मंगल के बाद बुध आता, बुध को छोड़ के बृहस्पति को ले लो। जो मंगल मकर राशि में उच्च का वही बृहस्पति मकर राशि में जाकर के नीच का हो जाता है। ये रहा, जो मंगल मकर राशि में उच्च का वही बृहस्पति मकर में नीच का, जो मंगल कर्क में नीच का वही बृहस्पति कर्क में उच्च का हो गया। मंगल का उल्टा बृहस्पति, यानी मंगल का उल्टा बृहस्पति को लगा लीजिए। ऐसे ही बुध कन्या में उच्च का, मीन में नीच का, बुध का उल्टा शुक्र, बुध का उल्टा शुक्र। ये प्रक्रम रखिए, इसको मैं मिटा देता हूं, ये गलत हो गया। ये प्रक्रम रखिए, यानी कि ये हम कह सकते हैं कि जो सूर्य का उल्टा शनि, मंगल का उल्टा बृहस्पति, बुध का उल्टा शुक्र, ये अपोजिट हैं एक दूसरे के। जैसे सूर्य मेष में उच्च का तो शनि मेष में नीच का, सूर्य तुला में उच्च का, सूर्य तुला में नीच का तो शनि तुला में उच्च का। ऐसे ही मंगल मकर में उच्च का तो बृहस्पति मकर में नीच का, अगर मंगल कर्क में नीच का तो बृहस्पति कर्क में उच्च का। तो ये प्रक्रम है, ये आपको याद करना है। ये मैंने आपको अपोजिट बता दिए। अब आप अपने हिसाब से नोट्स को बना लीजिए, अब आप अपने हिसाब से अंकित करिए, जिससे क्या होगा कि आपको याद करने में आसानी होगी, इतनी परेशानी आपको याद करने में नहीं होगी।
आपको याद करने में आसानी होगी। तो चलिए प्रारंभ। अब ये आपने सीख लिया कि कौन सी राशि में कौन सा ग्रह उच्च और नीच का होता है। अब आप पे आती हैं राशि के अंश के बारे में। तो ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा ये देख लेता हूँ, ये मिटा देता हूँ। जैसे ये मिटा दिया और ये भी मिटा दिया। अब ये प्रक्रिया आपको दिखाते हैं, ये भी मिटा दिया। आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। चलिए, आपको सिखाने के लिए मैंने ऐसा लिख दिया था जिससे आपको ना थोड़ी आसानी होगी सीखने में, जानने में, परखने में। तो ये थोड़ा तुला मेष हो गया, ये कन्या को मैं थोड़ा लिख देता हूँ, कन्या। मीन को थोड़ा मिटा देता हूँ, तुला ये हो गया, ये वृष हो गया। चलिए जी, आपको अब समझ में आ रहे होंगे। तो ये प्रक्रम है, ऐसे आपको ये याद करना है। अब आपने उच्च और नीच देख लिए। अब बारी आती है ग्रहों के अंश के बारे में। तो अंशों पर चलते हैं। तो सबसे पहले सूर्य का अंश देखा जाए तो सूर्य के अंश की प्रक्रिया देखिए, वो कैसे हैं। जो सूर्य जो ग्रह होता है वह 10 अंश का कार्य है। कितने अंश का? 10 अंश का। ये आप नोट करिए। इसका मतलब क्या है, सूर्य की जो उच्च राशि है अगर वह राशि 10 अंश तक है तो अति उच्च फलकारी है, और जो नीच राशि है वह 10 अंश तक है तो अति नीच मतलब फलकारी है, केवल 10 अंश तक काम करेगी। कितने अंश तक? 10 अंश तक। तो ये आपको नोट करना है। दूसरी आती है आपकी चंद्र। जो चंद्र होता है वो आपके प्रकरण में देखा जाए तो वो होता है 3 अंश तक। कितने अंश तक? 3 अंश तक। चंद्रमा आपका होता है 3 अंश तक। तो ये प्रक्रिया आपको याद करनी पड़ेगी। चंद्रमा आपका 3 अंश तक। अब आता है मंगल। मंगल होता है आपका 28 अंश तक। आपको मैंने एक चीज बताई थी कि कोई भी राशि 30 अंश से ज्यादा नहीं होती है, प्रत्येक राशि 30 अंश तक कार्य करती है। तो मंगल आपका होता है 28 अंश तक। मंगल के बाद अगर बुध पर बात करते हैं तो बुध होता है आपका 15 अंश तक। कितने अंश तक? 15 अंश तक। कितने? 15। तो बुध आपका 15 अंश तक, यानी कि कन्या जो उच्च राशि है बुध की वह 15 अंश तक अति उच्च, मीन राशि नीच की तो 15 अंश तक अति नीच होकर के फल वो देती है। तो ये आपने सीखा। तो अब आती है आपकी बृहस्पति के बारे में। तो 15 अंश आपने बुध समझा। अब ये आपने प्रक्रिया कैसे समझी कि 15 अंश तक उच्च और 15 अंश तक नीच की प्रक्रिया है। अब आती है बृहस्पति। तो बृहस्पति होता है 5 अंश तक। ये आप नोट करते रहिए। शुक्र, शुक्र होता है आपका 27 अंश तक। कितने अंश तक? 27 अंश तक शुक्र की प्रवृत्ति, अति उच्च और अति नीच के आधार पर। और फिर आता है आपका शनि। शनि होता है आपका 20 अंश तक। राहु 15 अंश और केतु भी 15 अंश। ये आप नोट कर लीजिए। पहले आप नोट करिए कि प्रत्येक ग्रह उच्च कोटि का 10 अंश, 3 अंश, 28 अंश, 15 अंश, 5 अंश, 27 अंश, 20 अंश, 15 अंश और 15 अंश। ये प्रक्रिया प्रत्येक ग्रह के अनुसार बताई गई। ऐसे नीच का देखा जाए तो इतने अंश तक अति नीच, इससे ऊपर कोई फल नहीं, इससे ऊपर कोई प्रक्रिया नहीं है। कुंडली के अनुसार, जब आपकी कुंडली एनालाइज कराएंगे तब आपको ये चीजें बताएंगे। तो ये आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए इसको, फिर आपको ये प्रक्रिया बताते हैं, पहले आप नोट कर लीजिए। तो आपने नोट कर लिया होगा। तो अब ये मिटा देते हैं। तो आप अपनी क्रिया के अनुसार देखिए। अब आपको एक छोटी सी चीज और सिखा देते हैं, उसके बाद हम ये क्लास को संपन्न करेंगे। अब आपको छोटी सी चीज सिखाते हैं हम ग्रहों की जाति के बारे में, कि कौन सी ग्रह की कौन सी जाति होती है। तो ग्रह आप लिखा पड़ा, यहाँ आप जातियां लिख दो। जातियां, ग्रहों की जातियों के बारे में, कि कौन से ग्रह की कौन सी जाति होती है। ये आपको सीखना जरूरी है, क्योंकि जैसी जाति वैसा स्वभाव, जैसा स्वभाव वैसा फल। आपको धीरे धीरे प्रत्येक चीज को नोट करना है। तो ये जाति भी आप अपने कॉपी में अंकित कर लीजिए। तो सबसे पहले हम सूर्य की बात करते हैं।
तो जो सूर्य ग्रह होता है उसकी जो जाति बताई गई है वो बताई गई है। सबसे पहले प्रधान जो ग्रह है वो उसकी जाति बताई गई है क्षत्रिय। आपको पता है सूर्यवंशी मतलब क्षत्रिय, सूर्य की जाति होती है क्षत्रिय, ये आप नोट कर लीजिए। चंद्र की जाति होती है वैश्य, ये भी आप नोट करिए कि चंद्रमा की जो राशि होती है वो होती है वैश्य। और जो मंगल की राशि होती है, अब आप मंगलकारी जो राशि देखोगे वही राशि आपकी क्या बैठी जाती है क्षत्रिय। मंगल की राशि भी बताई जाती है क्षत्रिय, कि मंगल भी क्षत्रिय राशि है। बुध, अब बुध की प्रक्रिया क्या देखी जाएगी कि बुध की जो मुख्य राशि होती है वो प्रक्रियाओं के अनुसार, अब हम बुध की क्रम को देखते हैं। बुध की राशि भी वैश्य योगी की होती है, मैं आपको ये लिख दिया वैश्य योगी। गुरु, बृहस्पति की राशि होती है ब्राह्मण वर्ण की राशि होती है, बृहस्पति जो है वो ब्राह्मण है। शुक्र भी ब्राह्मण वर्ण की राशि होती है, ये भी आप नोट कर लीजिए। शनि जो ग्रह होता है वो अब जाति के योग में देखी जाए तो शनि की जो राशि होती है, शनि जैसे कर्म फल दाता होता है, कर्म योगी दाता होता है, तो शनि के बारे में आपको बताऊं तो शनि दैत्य जाति होती है, शनि की दैत्य। राहु भी दैत्य ही होगा, मैंने आपको पहले बताया कि पाप ग्रहों में गिने जाते हैं, और केतु भी दैत्य ही होगा। ये नवग्रहों की राशियां, नवग्रहों की जातियां, तो नवग्रहों की इस प्रकार क्रम की जातियां क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण दैत्य और दैत्य। आपको याद करने में आसानी होगी क्योंकि सूर्य क्षत्रिय, मंगल क्षत्रिय, चंद्र वैश्य, बुध भी वैश्य, गुरु ब्राह्मण, शुक्र ब्राह्मण, दैत्य। तो ये आप नोट कर लीजिए और अच्छे से इनको याद करिए, एनालाइज करिए, जैसे आने वाले समय में आप प्रत्येक चीज को अच्छे से लिख पाओ। तो आशा करता हूं कि आपको ये सब चीज़ समझ में आई हुई होंगी, और समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और प्रत्येक चीज़ को क्रम से सीखिए। आशा करता हूं कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। धन्यवाद।